हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों, आज मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप सीए इंटरमीडिएट मई 2025 में रैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। एंड टॉपिक का नाम है हाउ टू डू सेल्फ स्टडी फॉर रैंक इन सीए इंटर मई 2025 एग्जाम्स। क्योंकि जैसा कि आपकी जितनी भी जो क्लासेस थी वो ऑलमोस्ट अब ओवर हो गई होंगी, ग्रुप 1 की भी, ग्रुप 2 की भी। अब आपका एक मेन फेज स्टार्ट होने वाला है, सेल्फ स्टडी का फेज। और ये वो फेज होता है दोस्तों जो बच्चों को पास भी करा सकता है, जो बच्चों को रैंक भी दिला सकता है। अगर आपने इस फेज को बहुत अपना यानी 110% दे दिया तो आप समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बट ये जो फेज है सेल्फ स्टडी का, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज होने वाला है आपकी लाइफ में। जो भी हर्डल्स आने वाले हैं ना, वन ऑफ द वर्स्ट फेज ये रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिलेबस बहुत ज्यादा है, सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। एंड अगर आप रैंक लाने की सोच रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि आप इंटेलिजेंट है तो आपका रैंक आ जाएगा। नहीं, दिस द गेम इज मोर अबाउट मेंटल टफनेस। यानी आप मेंटली कितने टफ हैं ये। क्योंकि कई सारे बच्चे इंटेलिजेंट तो हैं लेकिन वो मेंटली टफ नहीं है, तो वो इतना ज्यादा सिलेबस देखकर डर जाते हैं, या हो नहीं रहा है क्या करूं, और वो उम्मीद छोड़ देते हैं। अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे और एग्जाम लास्ट एग्जाम डे तक लड़ते रहेंगे और अपने मेंटली फिट रहेंगे कि हां हमसे हो पाएगा, तो ही आप ये जो रैंक का गेम है दोस्तों खेल पाएंगे। तो मेंटली भले ही कभी भी कहीं भी कैसा भी लगे कि यार लग नहीं रहा कि हो पाएगा, यार फेल हो जाऊंगा, नेगेटिव लग रहा है, इट्स ओके, ये नॉर्मल है। आपको एंड मोमेंट तक बस खुद को ये याद दिलाते रहना है कि नहीं, हमने क्लासेस कर ली है, अब हम रिवीजन कर रहे हैं, सबके साथ यही हो रहा है, सबको इतना ही टाइम मिला है, तो हम भी, अगर वो पास हो सकते हैं तो हम भी पास हो सकते हैं, अगर दूसरे लोग रैंक में आ सकते हैं तो हम भी रैंक में ला सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। तो मेंटली हमें दोस्तों अब टफ रहना है, मेंटली हमें स्ट्रांग रहना है, तभी हम सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप एक साथ पास कर पाएंगे और तभी हम रैंक भी ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपके पास कितना टाइम बचा है दोस्तों सेल्फ स्टडी के लिए? अगर देखा जाए तो मार्च का महीना बचा है और अप्रैल का मंथ बचा है, राइट। अप्रैल में भी लास्ट के कुछ दिन तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे एग्जाम से पहले के वापस से देखने के लिए आरटीपी एमटीपी वगैरह। तो टाइम हमारे पास बचा है कम। तो इस टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा? जुडिशियली यूटिलाइज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा, अब आप जो कह रहे थे ना कि भैया इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटे, पूरा पूरा दिन पढ़ना है, रात में मिनिमम नींद लेनी है और मैक्सिमम पढ़ना है दोस्तों। यही रहना चाहिए, 6 घंटे की नींद लो, बाकी टाइम अपना पढ़ाई पढ़ाई पे दो और बाकी एसेंशियल चीजों पे दो। उसके बाद दोस्तों, जब मैं बात करता हूं कि अब क्योंकि टाइम इतना कम है, सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, तो गेम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या बनाना है दोस्तों? एक ओवरऑल प्लानर बनाना है। ओवरऑल प्लानर मतलब जैसे ये आपका मार्च है और ये आपका अप्रैल है, तो आप पहले सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करो कि आपका अकाउंट सब्जेक्ट कहां से स्टार्ट होगा और कौन सी तारीख को खत्म हो जाएगा। मतलब कौन सी डेट को स्टार्ट होगा अकाउंट्स, कौन सी डेट को खत्म होगा। आपका लॉ कौन सी डेट को स्टार्ट होगा, कौन सी डेट को खत्म होगा। तो इस तरीके से आपको ऑल 6 सब्जेक्ट्स के क्या बनाना पड़ेगा? ओवरऑल प्लानर। और मोस्टली मुझे लगता है आपको अपना जो सिलेबस है दोस्तों 15 अप्रैल तक ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि आपको बाकी के दिन आपके रिवीजन के लिए लगेंगे। सर कितनी बार रिवीजन करेंगे? ऐसा नहीं है कि 3 बार रिवीजन करोगे तो ही रैंक आएगा। एक बार अच्छे से करके, अभी जो आप सेल्फ स्टडी करोगे उसके बाद एक बार भी रिवाइज कर लोगे तो काम हो जाएगा, रैंक आना होगा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 बार रिवीजन करने से ही रैंक आता है, उसके बिना नहीं आएगा, नहीं। ठीक है, अभी आपने ओवरऑल प्लानर बना लिया। हर सब्जेक्ट की टाइमलाइंस अलग होंगी। जैसे कि टेक्स्ट को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, अकाउंट्स को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसका प्लानर थोड़ा सा आगे जाएगा। लेकिन जो छोटे सब्जेक्ट हैं, मान लो एसएम हो गया तो एसएम जल्दी खत्म हो जाएगा, एफएम जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको ओवरऑल एक प्लानर बनाना है, अभी बना लेना है। स्टडी स्टार्ट करने से पहले वो एक बेसिक प्लानर होगा। अब उस प्लानर को देखते हुए नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 15 डेज प्लानर। कौन सा?
15 दिन का प्लानर हमें बनाना है, यानी हर 15 दिन हम पहले बनाएंगे एक प्लानर 1 मार्च से 15 मार्च तक, उसको फॉलो करेंगे। फिर एक प्लानर बनाएंगे 16 मार्च से 31 मार्च का, फिर उसको फॉलो करेंगे। और फिर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। ये हमें 3 बारी 15 दिन का प्लानर बनाना पड़ेगा। 1 से 15 का प्लानर अभी बना लेंगे इसको देखते हुए। जब 15 तारीख आएगी, जब आपका वो प्लानर खत्म होगा, तब आप बैठना 16 से 31 का प्लानर बनाने के लिए। यानी अभी हमें सारे प्लानर नहीं बनाने हैं ये तीनों, अभी पहले सिर्फ 1 मार्च से 15 का बनाना है। जितना हो पाएगा, मान लो ये 80% फॉलो हुआ और 20% रह गया, कोई बात नहीं, वो 20% हम इधर एडजस्ट कर देंगे दोस्तों। फिर ये 80% फॉलो हुआ, 20% रह गया, वो इधर एडजस्ट कर देंगे, तो हमारे पास मौका होगा अपने प्लानर को चेंज करने का। बट ओवरऑल हम अपनी डेडलाइन को स्टिक करेंगे 15 अप्रैल की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आप 15 अप्रैल पर पहुंचेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो चुके होंगे, सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो चुके होंगे। इक्का दुक्का किसी में कुछ बचा होगा तो बचा होगा। तो अब आप उस पोजीशन पे आ गए होंगे जब आपको अपना मास्टर प्लानर बनाना है। कौन सा मास्टर प्लानर? 1.5 डे का प्लानर बनाना है। 1.5 डे क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो आपके पास मोटा मोटी 22-23 घंटे होते हैं दोस्तों इफेक्टिव पढ़ाई करने के लिए। तो कौन से घंटे कौन सा चैप्टर रिवाइज होगा, वो स्ट्रेटेजी भी आपको पहले से ही बनानी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे एंड मोमेंट पे बनाऊंगा, नहीं हो पाएगी, आज बनानी है। और 15 अप्रैल आने के बाद दोस्तों चौथा जो आपका मेन फेज है 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का, ये आपका रिवीजन फेज रहेगा। ये आपका क्या रहेगा? रिवीजन। सर ऊपर क्या करें? ऊपर बेटा पहली बार तुम सेल्फ स्टडी कर रहे थे, अभी तक तुमने क्लास करी थी और थोड़ा बहुत होमवर्क किया था, खुद से दिमाग ज्यादा नहीं लगाया था। ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है आपका जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो। ये रिवीजन आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा अगर आपने प्रॉपरली यहां पर मेहनत कर ली। तो यहां मेहनत कर ली तो यहां टाइम नहीं लगेगा, यहां एक बार कर लिया तो फिर यहां टाइम नहीं लगेगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, ओवरऑल प्लानर 15 दिन का प्लानर 3 बार बनेगा, फिर एक रिवीजन का प्लानर बनेगा और फिर 1.5 डे का प्लानर बनेगा। मैं आपको दे दूंगा अपने सब्जेक्ट का 1.5 डे का प्लानर, बट आपका खुद का प्लानर खुद का पर्सनलाइज होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आपके ब्लॉकर कौन कौन बन सकते हैं? जिन बच्चों की थ्योरी वीक है, मैंने ऐसे कई सारे बच्चे देखे हैं, हमारे बैच में भी देखे हैं और नॉर्मली भी देखे हैं, जो कि होशियार है, जो कि इंटेलिजेंट है, जिनमें कैपेबिलिटी है रैंक लाने की, जिनमें आग है रैंक लाने की, जो कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम है थ्योरी सब्जेक्ट्स। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में ऑडिट और लॉ आता है, एसएम भी मान सकते हो। बट आपको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देगा जिसकी थ्योरी वीक है, वो ऑडिट सब्जेक्ट देने वाला है। और थोड़ा बहुत आपको लॉ भी दे सकता है। लॉ में भी एक दो चैप्टर्स ही ऐसे जो थोड़े से ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में यूज है, जैसे कि इंटरप्रिटेशन या जनरल क्लॉसेस। बाकी सबकी लैंग्वेज फिर भी क्या है? मैनेजेबल है, राइट, मैनेजेबल है। तो दोस्तों अगर आपको पहले से पता है आपकी थ्योरी वीक है, तो जब आप प्लानर बनाओगे ना, गिव मोर टाइम टू ऑडिट, डिवोट मोर टाइम टू ऑडिट। जब मैं पर्सनली, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स में वीक था दोस्तों, बिकॉज मैं समझ जाता था बट लर्निंग करने में और याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अकाउंट्स में कर लूंगा, प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स में मजा आता है, मैं इजीली सॉल्व भी कर लेता हूं, मार्क्स भी आ जाएंगे, फुल आउट ऑफ फुल भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट कातिलाना सब्जेक्ट है, तो मैंने टाइम इनको ज्यादा दिया एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ये मेरे सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाले सब्जेक्ट्स थे। इसको मैंने 3-3 घंटे, लोग 2 दे रहे हैं तो मैं 3 दूंगा, क्योंकि जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा कि मैं क्लियर कर सकता हूं, तब तक मजा नहीं आएगा। तो अगर आपकी थ्योरी वीक है और आप रैंक के लिए सोच रहे हो, तो डिवोट मोर टाइम। कई बच्चे गलती कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट उन्हें नहीं आता ना, उससे दूर भागने लगते हैं, और उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है दोस्तों, इसमें से किसी एक में लटक गए तो रैंक का सपना सपना रह जाएगा। मैं अगर बात करूं, हमें इतना कर लेना है, मान लो कि इसमें चलो हाईएस्ट नहीं आ पाएंगे, ठीक है, वो हमारी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं, लेकिन यार इतना तो कर लें कि 50 गिर जाए, ठीक है। क्योंकि जब मेरा रैंक आया था सीए इंटरमीडिएट में, मेरे भी एक सब्जेक्ट था, थ्योरी सब्जेक्ट उस टाइम पे हुआ करता था, आईटीएसएम या ईएसएसएम करके,
वहां पर मेरे 41 मार्क्स आए, बट फिर भी मैं रैंक लाया। क्यों? क्योंकि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो अगर कोई सब्जेक्ट आपका ढीला भी है तो उसमें फेल नहीं होना है, उसको इतना अच्छा कर लो कि 50 उसमें से गिर जाने चाहिए। और इसमें 50 गिरने के लिए भी ज्यादा एफर्ट्स लेना पड़ता है एज कम्पेयर टू अकाउंट्स में। जितना एफर्ट्स लोगे ना 90 लाने के लिए, उतना एफर्ट्स यहां हो सकता है 50 लाने में लग जाए आपको। तो पहले से आज ही मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आपको कहां पर ज्यादा देना है टाइम। दूसरा दोस्तों, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैं बोलूं जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, वो अकाउंट्स और टैक्स दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, अकाउंट्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट, टैक्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज द सिलेबस इज वेरी 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 वास्ट ऑफ बोथ दी सब्जेक्ट्स। तो इनको मैनेज करना एक प्रॉब्लम होता है जो बच्चों के लिए होता है। तो इनको आप मैनेज कैसे करेंगे दोस्तों? टेक्स्ट के लिए आपको आपकी टीचर्स ने नोट्स दिए होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, अरे उन्हें ही कर जाओ, वैसे भी प्रैक्टिकल पेपर आने वाला, थ्योरी कम आती है। जो शॉर्ट नोट्स दिए उन्हें अच्छे से कर जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ, दैट्स इट। डिटेल में नहीं भी करा चलेगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। अकाउंट्स का भी सेम, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज कैसे हम लोग, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी अलग होती है और थ्योरी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी अलग होती है। आप दोनों में सेम स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होता है, ये देखो, मैं यहां पर इतना टाइम आपको जाएगा किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट करने में, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में इतना टाइम जाएगा। उसके बाद इतना टाइम जाएगा आपको उसकी प्रैक्टिस करने में। यानी यहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट कॉन्सेप्ट करने के बाद जब हम उसके सवाल, जो क्वेश्चन बैंक आपके पास है, उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे, इट टेक्स टाइम। जब आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करके क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। प्रैक्टिस करके क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे वो क्वेश्चन जो आप उन 15 दिन में रिवाइज करने वाले हो। कौन से 15 दिन सर? अरे 15 अप्रैल से 30 अप्रैल वाले, 15 अप्रैल से ये वाले भाई, ये वाले इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर पूरे क्वेश्चन थोड़ी दोबारा करो, पागल थोड़ी हो यार, लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। 30 में से 4 क्वेश्चन ही मार्क करके रखो जो दोबारा करने हैं। 30 में से 4, जितने कम होंगे उतनी जल्दी रिवीजन कर पाओगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन मार्क करोगे उतनी ज्यादा रिवीजन में देर लगेगी और नहीं कर पाओगे। तो कम से कम क्वेश्चंस को मार्क करो। हाँ, हो सके तो क्वेश्चन मार्क की जगह एडजस्टमेंट मार्क कर लो कि ये वाला एडजस्टमेंट मुझे वापस देखना है, इट इज टोटली ओके। ठीक है, अब जब आपने प्रैक्टिस में क्वेश्चन मार्क कर लिए, उसके बाद जब आप लास्ट रिवीजन करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, ओनली स्टार मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकियों का आपको ऑडिट भी कर लेंगे, तो बाकियों का, इसका नहीं बे, रिमेनिंग का ऑडिट भी कर लेंगे तो चलेगा। उसके बाद आता हूं दोस्तों थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होगा, इतना टाइम लगेगा आपको कॉन्सेप्ट करने में, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा टाइम आपका जाएगा उसे लर्न करने में, और लर्न करोगे तो हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा, कम समय के लिए याद रहेगा, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट, लर्न, लर्न के बाद क्या होगा दोस्तों, लर्न के बाद आप उसे करेंगे रिवाइज, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार। हमेशा डेली रिवीजन के लिए, लॉ और ऑडिट के लिए अलग टाइम रखो। जितना पुराना पढ़ा है सब रिवाइज करना है, वरना भूलते चले जाओगे। ये गलती बिल्कुल मत होने देना। ये गलती अगर नहीं करोगे ना तो थ्योरी सब्जेक्ट्स आसान लगने लगे। यानी रिवीजन करो तो क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, रिवीजन करो तो कौन सा करो, क्यूमुलेटिव। यानी नया कॉन्सेप्ट जब लर्न कर रहे हो वो तो लर्न कर रहे हो, बट जब बैठोगे रिवाइज करने तो पुराना सारा रिवाइज करना है। फर्स्ट चैप्टर याद हो गया तो जब रिवीजन करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जितना पढ़ा है उतना, और फर्स्ट चैप्टर का भी पूरा रिवाइज करेंगे। ऐसे करते करते रिवीजन करने में हेल्प होगा। और रिवीजन करते हुए सिर्फ रिवाइज मत करो, रिकॉलिंग भी करो। रिकॉल मतलब बिना किताब में देखे पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करो, तभी पता चलेगा कि सच में याद हुआ है या दोस्तों नहीं हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट किया, लर्निंग किया, रिवाइज किया, रिकॉल किया। जैसे ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होते ही उसका क्वेश्चन बैंक पढ़ डालो, उसका क्वेश्चन बैंक दोस्तों पढ़ डालो, और क्वेश्चन बैंक पढ़ डालो, उसका एमसीक्यू पढ़ डालो। चैप्टर वाइज करो ये सब, चैप्टर के कॉन्सेप्ट, चैप्टर की लर्निंग, चैप्टर का क्वेश्चन बैंक, चैप्टर के एमसीक्यूज, दैट्स इट, तैयार हो गया आपका चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी चलने वाली है। सर एबीसी एनालिसिस कर ले क्या, कर लो।
बट एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि सी कैटेगरी छोड़कर चले जाओ। एबीसी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि सी कैटेगरी को कर लो लेकिन ज्यादा उस पर टाइम इन्वेस्ट मत करो। ए कैटेगरी पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, बी टाइम पे और कम, सी पे कम। बट इट डज नॉट मीन कि सी कैटेगरी छोड़कर चले गए, बिकॉज एक पेपर बनाने वाला पेपर तो कहीं से भी बना सकता है। क्लियर है क्या सभी को? यस सर, न यस सर। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको हेल्प करेगी। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, टाटा, बाय बाय।